नमस्ते अभ्यर्थियों, आज हम आपके सामने रीट लेवल फर्स्ट का सिलेबस एनालिसिस प्लस पर्यावरण विषय से संबंधित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को लेकर आए हैं। सबसे पहले हम नज़र डालें तो रीट लेवल फर्स्ट का जो 150 नंबर का आपका पेपर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, उस 150 नंबर के अंतर्गत जो आपका अंकों का विभाजन है, वो अंकों का विभाजन सबसे पहले अपन 30-30 के अंक विभाजन देखेंगे। भाषा प्रथम 30 अंक, भाषा सेकंड 30 अंक और इसके बाद 30 अंक मनोविज्ञान के, 30 अंक के गणित। इस तरीके से ये आपका 120 अंक हुआ और 30 अंक कहाँ के हो गए? पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण विद्या। तो इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर 150 नंबर का यहाँ अंक विभाजन दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो पेपर हैं, उस पेपर के अंतर्गत जो स्थितियां बनी है कि कौन सी विषय वस्तु किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के सामने एक जटिलता, एक दिक्कत देखने को मिलती है और वो ये मिलती है कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर सिलेबस की क्रमबद्धता नहीं है और विषय वस्तु का विषयवार वर्गीकरण नहीं है। तो हमने आज जो प्रयास किया है वो प्रयास ये है कि आपके पर्यावरण अध्ययन विषय से संबंधित पर्टिकुलरली कौन सी विषय और उस विषय से संबंधित विषय वस्तु को समायोजित करने का प्रयास किया है। तो पर्यावरण से संबंधित पूरा का पूरा जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस को हमने विषयवार वर्गीकृत करने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे पहले आपके सामने इतिहास, समाज एवं संस्कृति, फिर हमने भूगोल एवं आर्थिकी, राजनीति विज्ञान और इसके बाद विज्ञान और शिक्षण विद्या। तो इस तरीके से ये जो एनवायरनमेंट का वर्गीकरण हुआ, उसको अपन ने इस तरीके से वर्गीकृत किया: इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और शिक्षण विद्या। तो इस तरीके से अपन ने डिवाइडेशन कर दिया। अब सबसे पहले बात आती है कि इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रखेंगे। तो इतिहास में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व या विभूतियाँ, प्रमुख मेले एवं त्यौहार से संबंधित हर बार के पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से कौन सा प्रश्न और कौन से सिलेबस को एक समायोजित तरीके से विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ें, ताकि हम निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, उसी दृष्टिकोण को लेकर आपके सामने है। और प्रकृति पेपर का हम बिल्कुल सूक्ष्म विश्लेषण आपके सामने रखने वाले हैं। तो देखिएगा, इतिहास के अंदर हमने टॉपिक डाले हैं मेले एवं त्यौहार, राजस्थान की वेशभूषा एवं खान पान, राजस्थान की हस्तकला, राजस्थान के पर्यटन केंद्र, परिवार एवं आपसी संबंध और सामाजिक बुराइयाँ। सामाजिक बुराइयाँ भी ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार 1 से 2 प्रश्न निश्चित बन रहे हैं। तो इन टॉपिक पर सबसे ज़्यादा अपन को जोर देना चाहिए। इसके बाद हमने वर्गीकरण किया है भूगोल एवं आर्थिकी। तो भूगोल एवं आर्थिकी के अंदर जो टॉपिक रखे जा सकते हैं, वो टॉपिक हैं व्यवसाय, जिसमें लघु, कुटीर और राजस्थान के वृहत उद्योग। और राजस्थान के वृहत उद्योग से संबंधित प्रश्न हमेशा आता ही आता है, चाहे वो वस्त्र नगरी के रूप में आए, चाहे अन्य रूप में आए, लेकिन उद्योग से प्रश्न हर बार बैठ रहा है। तो ऐसे टॉपिक को सबसे पहली प्राथमिकता देनी है। इसके बाद यहाँ पर सहकारी समितियाँ और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में निश्चित हमेशा जानकारी पूछी जाती है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना है। इसके बाद परिवहन एवं संचार, राज्य के प्रतीक चिन्ह, यहाँ से निश्चित प्रश्न आना है राज्य के प्रतीक चिन्ह से। वन एवं कृषि, वायु, जल, नम भूमि एवं मरुस्थल की सामान्य जानकारी, वस्त्र, आवास, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास। कुछ ऐसे टॉपिक भी दिए गए हैं कि जहाँ से प्रश्न नहीं के बराबर बन रहे और मैटर को कहाँ और कितना पढ़ना है, ये भी हमको समझने में टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ को भी अपन बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपना मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक स्थल और रोजगार नीतियाँ। ये सभी के सभी टॉपिक जो हैं, इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं काफ़ी कम हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं बनेगा। टॉपिक पे अपन को फोकस तो करना ही है, लेकिन प्राथमिकता के क्रम में हमें निर्धारित करना है। और हमने यही प्रयास किया है कि प्राथमिकता के क्रम में आपके टॉपिक को
कंप्लीट कर दिया है, हमने वर्गीकृत कर दिया है। इसके बाद राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान से दोस्तों 3 टॉपिक हमारे इस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित देखने को मिलते हैं और उसमें पिछले बार का पेपर जो है उसमें केवल एक प्रश्न आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपन पिछले पेपर को देखते हुए केवल पॉलिटिकल को छोड़ ही दें कि एक ही प्रश्न आ रहा है। नहीं, हर टॉपिक को क्लियर करना है। पॉलिटिकल के अंदर आपके संसद, विधानसभा और इसके बाद पंचायती राज या पंचायत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन डालते हैं टॉपिक विज्ञान से संबंधित, और विज्ञान के अंदर भूगोल एवं आर्थिकी, जैसा कि हमने वर्गीकरण किया है, भूगोल एवं आर्थिकी के बाद पर्यावरण के अंदर सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे गए हैं वो प्रश्न विज्ञान से पूछे गए हैं, और उसकी भी बात अपन करेंगे कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उसकी भी बात अपन कर रहे हैं। तो विज्ञान के अंदर शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंग, संतुलित भोजन, सामान्य रोग, और सामान्य रोग के अंदर निश्चित एक प्रश्न और यहाँ तक कि 2-2 प्रश्न भी देखे गए हैं। तो सामान्य रोग वाले टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। इसके बाद पल्स पोलियो अभियान सीधा सीधा आया था पिछली बार। पादप जगत एवं सजीव जगत में विविधता, पदार्थ के सामान्य गुण, विभिन्न प्रकार के ईंधन, ऊर्जा के विभिन्न रूप एवं उनका रूपांतरण, प्रकाश के सामान्य गुण और प्रकाश के स्रोत। तो इस तरीके से ये विज्ञान आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है शिक्षण विद्या या शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, और शिक्षण विद्या या शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से संबंधित लास्ट टाइम जो प्रश्न आए थे 7 प्रश्न थे। तो हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत भी हमने एज इट इज़ वर्गीकृत किया है, जैसा कि आपके बोर्ड द्वारा निर्धारित सिलेबस के अंदर दिया गया है। तो यहाँ से भी 7 प्रश्न की संभावनाएं रहती हैं। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि कौन सी किताबों का अध्ययन करें, तब जाके अपन इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले इतिहास, समाज एवं संस्कृति से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए। मैं 2017-18 के पेपर की बात कर रहा हूं, और इस पेपर को इस सिलेबस के अकॉर्डिंग रख के इस तरीके से हम विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपको निश्चित अनुमान लगे कि किस तरीके से हमें पेपर को सॉल्व करना है, किस तरीके से पेपर को क्या करना है, क्लियर करके ही आना है 100%। तो उसके लिए प्रयास देखिएगा कि समाज, संस्कृति और इतिहास का जो क्वेश्चन है वहाँ से 3 प्रश्न पिछली बार पूछे जाते हैं। राजनीति विज्ञान से 1 प्रश्न पूछा जाता है। भूगोल एवं आर्थिकी से यहाँ पर सर्वाधिक 11 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखना किसको अपन फोकस करें। फिर विज्ञान से यहाँ पर 8 प्रश्न देखने को मिले, और फिर मेथड से या शिक्षण विधियों से 7 प्रश्न देखने को मिले। तो प्राथमिकता के क्रम में आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले भूगोल एवं आर्थिकी सर्वाधिक प्रश्न, इसके बाद यहाँ पर प्रश्न आए हैं विज्ञान से संबंधित, इसके बाद शिक्षण विधियों से संबंधित, फिर समाज, संस्कृति और इतिहास, और अंतिम रूप से राजनीति विज्ञान। तो हमें यहाँ पर ये जो वर्गीकरण है वो हमारा दिमाग के उपज हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो टॉपिक हैं, उन टॉपिक के अंदर जो प्रश्न बन रहे हैं, उन टॉपिकों को प्राथमिकता के क्रम में निर्धारित कर लीजिए, और फिर उन टॉपिक का समस्त ज्ञान जुटा लीजिए। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित आप इस पेपर को 100% अपना देकर ही आएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखें तो चलते हैं, हम 2017 का जो पेपर है उसको लेकर जो आकलन करने वाले हैं उस आकलन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, आइए 2017 का जो आपका रीट का पेपर हुआ था उसमें जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन हैं उसको अपन एक एक प्रश्न और प्रश्न की प्रकृति वाइज एनालिसिस करेंगे। तो देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर पेपर रखा है, 30 प्रश्न जो पर्यावरण से संबंधित पूछे गए हैं। क्योंकि पर्यावरण की जटिलताएं हर एक अभ्यर्थी से सुनने को मिलती हैं कि क्या दे रखा है, सब बीच में एक साथ कचरा डाल रखा है, सिलेबस ऐसे कैसे बनाया। तो वो अपन को नहीं सोचना है, अपन उसको किस तरीके से डिवाइड करके बेहतर कर सकते हैं, बस यही व्यू अपने को रखना है। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने था, राजस्थान राज्य का जो प्रतीक चिन्ह राज्य पक्षी हैं वो कौन सा है। तो राज्य प्रतीक नामक टॉपिक से लिया गया प्रश्न है, और आप ये ध्यान रखिए कक्षा 3री से लगाकर कक्षा 8वीं तक की समस्त बुक जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसका अध्ययन निश्चित करके ही जाइएगा, निश्चित यहीं से प्रश्न मिल रहे हैं।
तो राजस्थान राज्य का पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी घोड़ावन, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। ये जितने भी एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी हैं वो सभी ये प्रश्न करके ही आएंगे। इसके बाद की बात करते हैं अपन, तो देखिएगा कि हम पर्यावरण को लेकर ही आपके सामने क्यों हैं, क्योंकि जटिलता इसमें ही है। बाकी आप भाषा प्रथम देखो, भाषा सेकंड देखो, मनोविज्ञान देखो या गणित देखो, तो उसके अंदर क्या है कि टॉपिक जो हैं वो टॉपिक एक क्रमबद्ध दिए गए हैं। उन टॉपिकों के अंदर क्रमबद्धता है और क्रमबद्धता के कारण पढ़ने में सुविधा रहती है, मैटर एक जगह मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आती, लेकिन उधर आपको ज़्यादा जोर उधर लगाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण में यहाँ सिलेबस को लेकर अगर बात करें तो ब्रॉड कहा जा सकता है। देखिएगा आगे का प्रश्न है सुमेलित करने का। तो निम्नलिखित में से यहाँ जो प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए या सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित कौन सा है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नई दिल्ली, बिल्कुल नहीं, ये बॉम्बे में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, यस, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान जो हैं वो साथियों कोलकाता के अंतर्गत ही हैं, ये सही सुमेलित होगा। बाकी आगे दूसरे ऑप्शन भी देख सकते हैं अपन, क्योंकि अपन पूरा पोस्टमार्टम करके ही छोड़ेंगे। तो भारतीय वनस्पति संस्थान जो हैं वो हैं साथियों कहाँ पर? देहरादून के अंतर्गत। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पे जाएगा? देहरादून में। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये CSIR जो हैं वो कहाँ पे हैं? तो साथियों ये लखनऊ के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं जोधपुर में क्या है फिर? तो जोधपुर में काजरी है, ठीक है, काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ पे हैं? जोधपुर के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपका राजस्थान के अंदर ऊर्जा संसाधन से टॉपिक आया है और ये नवीनीकरण अनवीनीकरण से प्रश्न उठाया गया है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर अमूमन सभी एक गलती कर बैठते हैं कि नवीनीकरण और अनवीनीकरण तो टॉपिक क्लियर है, माइंड में पूरा का पूरा ध्यान रख के गए हैं कि यस ये नवीनीकरण है, ये अनवीनीकरण है, लेकिन जल्दबाजी यहाँ पर करते हैं कि पूछा क्या है। इसलिए प्रश्न को 2 बार तसल्ली से पढ़ें, यहाँ पर धैर्यपूर्वक पढ़ें, तो निश्चित उत्तर तक आप पहुँच जाएंगे। तो नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत नहीं है, कहने का तात्पर्य क्या है कि नवीनीकरण नहीं है तो कौन सा होगा? अनवीनीकरण होगा। तो ऐसे ऊर्जा संसाधन जिसका पुनः चक्रण किया जा सके, ऐसे ऊर्जा संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग की संभावना हो सके। तो इस तरीके से जो सर्कल की संभावना है वो क्या हो जाएगी? नवीनीकरण संसाधन हो जाएंगे। और ऐसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद भूल जाओ, ठीक है। तो ये स्थितियाँ होगी कहाँ पर? जीवाश्म ईंधन में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जीवाश्म ईंधन जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी क्या हैं आपके सामने? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हैं, सॉरी अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हैं। बाकी जितने ऑप्शन हैं आपके जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत हैं। तो ध्यान रख सकते हैं अपन। यहाँ पर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र से लिया गया प्रश्न है। यह शुद्ध पर्यावरण से संबंधित प्रश्न कह सकते हैं इसको। पारिस्थितिकी शब्द का गठन किसने किया? ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का गठन किसने किया? तो पारिस्थितिकी शब्द का मीनिंग देखने से पहले अपन उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र से मतलब ये होता है कि हमारे पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों घटक हैं, जो जिंदा हैं और जो जिंदा नहीं है, और उन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध या अंतर क्रियाओं का अध्ययन जो करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में करते हैं। तो पारिस्थितिकी के विकास के संदर्भ में सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी शब्द देते हैं, और पारिस्थितिकी शब्द देते हैं अर्नेस्ट हैकल महोदय। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, अर्नेस्ट हैकल महोदय। और अर्नेस्ट हैकल महोदय ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था, और पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया था वो दिया था टेंसनले। ठीक है, तो टेंसले महोदय ने, एजी टेंसले महोदय ने 1935 के अंतर्गत ये शब्द आपके सामने रखा था, पारिस्थितिकी तंत्र, चाहे पारितंत्र बोल दो आप। तो ध्यान रखना इस तरीके के प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये भारत के जलवायु एवं मौसम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, ठीक है ना, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात करें साथियों, तो ये प्रश्न इस तरीके से समझना है अपन को कि ये दक्षिणवर्ती भारत हैं और बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी का मानसून जा रहा है और बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ गारो, जयंतिया और खासी की पहाड़ियों में फंसकर, यहाँ पर कीपाकार पहाड़ियों में फंसकर विश्व की सर्वाधिक वर्षा कराता है। और विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएगा साथियों? मौसिनराम हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से मेघालय राज्य के अंदर कौन सा स्थान है? मौसिनराम नामक स्थान है। और आपको बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताइए मुझे कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है और किस मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तो ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा ये अभी अपन ने पारिस्थितिकी तंत्र की बात की थी, तो पारिस्थितिकी तंत्र से ही शब्द पूछा गया है पर्यावरण के जैविक घटक, क्योंकि अपन ने उसमें क्या बात की थी कि जैविक और अजैविक दोनों घटकों के बीच का जो संबंध का अध्ययन करते हैं वो पारितंत्र है। तो जैविक घटक क्या होंगे? वे घटक जो सजीव हैं, वे घटक जो श्वसन क्रिया कर रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? देख लीजिएगा, पेड़ पौधे क्या होते हैं? जीवित हैं, श्वसन क्रिया कर रहे हैं। तो मतलब कौन से घटक हो गए? जैविक घटक हो गए। बाकी भूमि, वायु और जल ये सभी कैसे घटक हो जाएंगे? अजैविक घटक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। साइंस से उठाया गया प्रश्न है। देखिए मैंने कहा था कि साइंस से 8 प्रश्न उठाए गए हैं आपके लास्ट टाइम के पेपर में, और उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करते हुए हम अगले एग्जाम की तैयारी के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। तो देखिएगा, मिनी माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है। अब देखिए ये कौन सी माता जी हैं? देखिए मिनी माता क्या होता है कि जापान के तटवर्ती क्षेत्र, प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र है जापान का, और वहाँ पर समुद्र के पानी में मिल रहा है लगातार पारा, मरकरी, या जिसको अपन कहते हैं Hg। तो Hg, मरकरी या पारा जो है वो समुद्र के जल में घुल रहा है। समुद्र के जल का उपयोग कर रहा है मछली, और मछलियों को उपयोग कौन कर रहा है? तो इंसान कर रहा है। तो इंसान मछलियों का उपयोग करेगा तो अप्रत्यक्ष रूप से कौन क्या आएगी? पारा नाम की धातु आएगी, मरकरी आएगा, और उससे होने वाला जो रोग है वो कौन सा रोग है? मिनी माता। तो मिनी माता यहाँ पर किससे हुई? पारा नामक यहाँ पर प्रदूषक या Hg नामक प्रदूषक से होती हैं। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा Hg प्रदूषक, मिनी माता रोग। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित सामग्री कौन सी है? अप्रक्षेपित का मीनिंग समझिएगा कि ऐसी सामग्री जिसको किसी प्रकाश की सहायता से किसी पर्दे पर या किसी दीवार पर प्रदर्शित न किया जा सके, अप्रक्षेपित सामग्री है। और जिसको किसी प्रकाश की सहायता से दीवार पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसको अपन कहते हैं, पर्दे पर प्रदर्शित करने वाली प्रकाश की सहायता से जो भी विषय वस्तु है उसको प्रक्षेपित कहेंगे। तो आप जब विद्यालय के अंदर जा रहे हैं और आपने चार्ट बनाया है तो चार्ट आपने क्या कर दिया? कक्षा में जाके लटका दिया, वो क्या प्रक्षेपित हो रही है? नहीं। तो इस तरीके से यहाँ इन ऑप्शन में देखने से पता चलता है कि चार्ट अप्रक्षेपी है, बाकी सभी प्रक्षेपी हैं। सिनेमा हॉल के अंदर भी आप जाते हो तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है? प्रक्षेपण हो रहा है, मतलब प्रक्षेपित हैं। तो इस तरीके से आप समझे, ये भी शिक्षण विधियों से लिया गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो पर्यावरण संरक्षण या सतत विकास की अवधारणा से लिया गया प्रश्न है ये। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें, पहले तो पर्यावरण संरक्षण क्या है ये माइंड में सेट कर ले और फिर चले ऑप्शन पर। तो यहाँ एक तो नहीं शब्द का भी ध्यान रखना है, वनोन्मूलन। अब देखो वनोन्मूलन एक बार में शब्द समझ में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में उस शब्द को तोड़ दीजिए, वनों का उन्मूलन करना। अब जब वनों का उन्मूलन होगा तो क्या वन का संरक्षण होगा? नहीं होगा। वन कटेंगे, वन कम होंगे तो वन का संरक्षण होगा ही नहीं, स्वाभाविक है। तो इस तरीके से धैर्यपूर्वक अपने आप को समायोजित करते हुए, ठीक है, शब्दों को तोड़िएगा और फिर उत्तर निकाल सकते हैं। तो उत्तर निकालने के कई तरीके हैं, चाहे आता है
पढ़ के जाना ही है, लेकिन नहीं भी आता है इसके बाद भी कुछ प्रश्नों का उत्तर सही किया जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है और इस मनोविज्ञान को ही समझाने का प्रयास हम इस विश्लेषण के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसका उत्तर रहेगा वनोन्मूलन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यह भी आपका शिक्षण मेथड से ही प्रश्न पूछा गया है। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो यहाँ पर सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि हो गई व्याख्या। शिक्षण विधियों के अंदर एक टॉपिक दिया गया है चर्चा, और वहाँ से उठाया गया ये प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का मुख्य उद्देश्य। अब CCE या मूल्यांकन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको केवल पर्यावरण में नहीं, अन्य सब्जेक्ट में भी, भाषा प्रथम, भाषा सेकेंड या मनोविज्ञान के अंदर भी इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता ही मिलता है। तो ऐसे टॉपिक कुछ निकालिएगा बाहर, और उन टॉपिक को जो सब में मेल खाते हैं प्राथमिकता के क्रम में रखिए और फिर अध्ययन कीजिए। कैसा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, निश्चित होगा, जरूर होगा, बस योजनाबद्ध तरीके से पढ़िए। तो देखिए हमारे क्या प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इस CCE के अंतर्गत जिस CCE लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मूल्यांकन का तरीका नायाब करना। जैसे विद्यार्थी कक्षा के अंदर तो है, लेकिन कक्षा के बाहर क्या गतिविधि कर रहा है, तो कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, मतलब उसके प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना ये शिक्षक का दायित्व है। तो प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन क्या कहलाता है, CCE। तो यही उसका मुख्य उद्देश्य है CCE। तो देखेंगे इसके अंदर विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, यही इसका सही आंसर रहेगा, प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न दिया गया है। अब देखिए फुल फॉर्म से संबंधित जब प्रश्न दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि आप इंग्लिश वर्जन देखकर ही प्रश्न का उत्तर सही करें। जब भी अगर कोई प्रश्न फुल फॉर्म से संबंधित हो तो देखिएगा यहाँ पर इसका फुल फॉर्म देखिए, IEEP एक यूनेस्को के द्वारा चलाया गया पर्यावरण हेतु प्रोग्राम है, पर्यावरण की जागरूकता हेतु प्रोग्राम है, और इसका यहाँ पर मीनिंग होगा इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा EEP का। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा B, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एजुकेशनल प्रोग्राम। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। अगला प्रश्न देखिएगा, ये पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित हैं। और देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नांकित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जाना चाहिए जब पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण विद्यार्थियों को करा रहे हैं और उनकी उपलब्धियों को देखने के लिए उपचारात्मक शिक्षण नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न है। देखिएगा इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो यहाँ पर नहीं शब्द आया है, इस पे भी ज़्यादा फोकस करना है और ध्यान देना है कि इस ऐसे प्रश्नों में हमेशा सकारात्मक व्यू रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग से ये सवाल होंगे। तो देखिए अच्छा शिक्षण क्रिया पर आधारित होता है, बिल्कुल आप क्रिया करेंगे तो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, बिल्कुल सबकी भावनाओं सबका समानतापूर्वक अध्ययन किया जाता है, लोकतांत्रिक तरीके से ही अध्ययन होगा। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर लिखा है नहीं होता है। तो अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित ही होगा क्योंकि बच्चे के अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास करना ही एक अच्छे शिक्षक और अच्छे शिक्षण दोनों का मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो यहाँ पर अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित होना चाहिए, जबकि यहाँ पर है नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत होगा। अगला भी देख लेते हैं कि अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित और निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। तो उद्देश्य पूर्वक ही हमें शिक्षण कराना होता है, तो निश्चित उद्देश्य से और सुव्यवस्थित होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु से संबंधित हैं। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प
पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो यहाँ बात करेंगे कि यहाँ वन संरक्षण बिल्कुल किया जाएगा, राजनीतिक संरक्षण नहीं किया जाएगा, जल संरक्षण किया जाएगा और मृदा संरक्षण किया जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा राजनीतिक संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि? तो देखिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है वो आपके एक मनोवैज्ञानिक होते हैं थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक महोदय ने ये सिद्धांत दिया था, जिन्होंने 5 गौण सिद्धांत दिए थे और 3 मुख्य सिद्धांत दिए थे। ये सीखने के 3 मुख्य सिद्धांत जो थे उससे संबंधित प्रश्न है। तो प्रयास एवं त्रुटि के अंदर 3 मुख्य सिद्धांत तत्परता का सिद्धांत था, अभ्यास का नियम था और प्रभाव का नियम था। तो यहाँ पर साथियों उत्तर है पुनर्बलन का नियम, क्योंकि पुनर्बलन का नियम दिया था हल महोदय ने दिया था। तो यहाँ ध्यान रखना, इसका सही आंसर रह जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए मैंने कहा था कि भारत के अंदर जो सामाजिक बुराइयां, वहाँ से 1 से 2 प्रश्न निश्चित आने ही आने हैं, तो उसको बिल्कुल प्योरली उसको कंप्लीट करके ही जाना है। देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध विनिमय या अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो बाल श्रम निषेध कानून जो पारित किया गया था वो था 1986। 1986 में साथियों एक और कानून पारित होता है और उसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को 2019 में संशोधित भी किया गया है, जो हम आगे के वीडियो में आपको संबंधित जानकारी भी देंगे। लेकिन भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए यहाँ पर 1986 में कानून बना। बाल श्रम से क्या तात्पर्य हुआ कि 14 वर्ष से नीचे आयु के बालक या बालिकाएं जिनको जोखिमपूर्ण कार्य करवाए जाते हैं, तो ये बाल श्रम की परिभाषा के अंतर्गत ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर, ये भी सामाजिक बुराई से संबंधित है। हमारे समाज के अंदर बाल विवाह से संबंधित कई केस देखने को मिलते हैं और उसमें से एक प्रश्न उठाया गया है, भारत में लड़कियों और लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? तो देखिए, शारदा एक्ट आया था और उस शारदा एक्ट को वास्तविक रूप में परिणित किया गया सन 2006 में, और 2006 से इसको क्या किया गया कि लड़कियों की आयु 18 वर्ष हो और 21 वर्ष लड़कों की आयु हो, तभी कानूनी रूप से विवाह की आयु मानी जाएगी। हालांकि अपन यहाँ पर इस प्रश्न की प्रकृति को देखें तो सिंपल वे में पूछ लिया गया है, लेकिन यदि ऐसा प्रश्न होता है लड़के लड़कियों की आयु था और एक में 18-21 दिया होता और दूसरे में 21-18 दिया होता, तो 10% तो लोग कम से कम गलत करके आ जाते, क्योंकि वो जल्दबाजी में होते हैं, उन्हें यह लग जाता है कि मुझे सब कुछ आता है। तो सब कुछ आता है अच्छी बात है, लेकिन सब कुछ आता है ये समझ लेना बहुत गलत बात है। तो ध्यान रखना, 18 वर्ष एवं 21 वर्ष की आयु कानूनी रूप से आयु मानी जाएगी विवाह की। अगला प्रश्न है आपका, भारत राजस्थान के उद्योग से संबंधित, मैंने कहा था राजस्थान के उद्योग से संबंधित प्रश्न आना ही आना है, और 2017 के पेपर में आपके यहाँ प्रश्न आया है कि राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है, और ये आपको 3री, 4ठी, 5वीं, 6ठी की किताब के अंदर मिल जाता है ये प्रश्न। तो ज़्यादा इस तरीके से नहीं सोचें कि ठीक है दिल्ली से ले आए, कोलकाता से ले आए पेपर। ध्यान रखना, कक्षा 3री से लगाकर कक्षा 8वीं तक की किताबें मुख्य रूप से आपकी सामग्री हैं अध्ययन के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ आपका प्रश्न है कि वस्त्र नगरी क्या है? तो राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं साथियों भीलवाड़ा को। हालांकि वर्तमान में एक भिवाड़ी नाम का स्थान जो अलवर में है काफ़ी उद्योग के अंदर प्रगतिशील स्थान है, और इसके कारण भिवाड़ी को नवीन मैनचेस्टर या नवीन वस्त्र नगरी कहा जाता है। आगे की बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका साइंस से लिया गया है, और साइंस के अंदर जो प्रश्न है नशीली दवाओं की, ठीक है, नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का क्या नाम है? तो नशीली दवाओं का प्रयोग को नियंत्रित करने या उसकी आदत जो लग गई है उसको नियंत्रित करने के लिए पैथिडीन का प्रयोग किया जाता है। साथियों, पैथिडीन का प्रयोग प्रसव के दौरान जो दर्द होता है उसको कम करने के लिए भी किया जाता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, इसका सही आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न उस समय के करंट के तौर पर इस प्रश्न को पूछा गया था, और उस समय एक योजना चल रही है भारत में,
खुले में शौच मुक्त के लिए स्वच्छ भारत अभियान, और वहाँ से उठाया गया प्रश्न था कि भारत में पहला ODF या 100% खुले में शौच मुक्त जिला राज्य कौन सा है, तो कौन सा राज्य रहेगा, केरल राज्य यहाँ सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो राजनीति विज्ञान से देखिए, हालांकि पिछली बार एक ही प्रश्न आया, लेकिन इसके मानक और इसके पैमाने तय नहीं किए जा सकते कि हम पिछली बार के अकॉर्डिंग चले, नहीं, बिल्कुल तैयारी पूर्वक चलना है। हमने ये काम किया है कि वर्गीकरण और सब्जेक्ट और विषय वस्तु का जो आपको दिशात्मक नॉलेज अच्छी तरीके से रखेगा और लक्ष्योन्मुखी बनेगा। तो राजस्थान के अंदर राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है। अब देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनावी दौर चल रहा है और ऐसी स्थिति में अपन ध्यान रख सकते हैं कि राज्यसभा सांसदों की संख्या कैसी है, कितनी है। तो देखिए, राज्यसभा सांसद की संख्या यहाँ पर राज्य राजस्थान से कितने जाते हैं, 10 जाते हैं, सब ने रख रखा है। लेकिन प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी बहुत चेंज होते ही हमारे माइंड को सेट करना पड़ेगा कि देखिए 10 सदस्य कहाँ से जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, लोकसभा में कितने जा रहे हैं, 25 सदस्य, राजस्थान से 10 राज्यसभा और 25 लोकसभा में जा रहे हैं। और प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया कि राजस्थान से कितने सांसद बनते हैं या राजस्थान के कुल संसद सदस्यों की संख्या कितनी है, संसद में कुल कितने सदस्य जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 10 + 35 बराबर कितना करेंगे आप, 10 + 25 बराबर 35 करेंगे। 10 राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलकर क्या बनी है, संसद बनी है। हालांकि संसद के अंदर राष्ट्रपति भी प्रमुख अंग हैं। आगे की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर साइंस से लिया गया प्रश्न है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया। देखिए, हम कार्बन के बहुलक के रूप में भी देखते हैं, तो कार्बन के अणुओं का बहुलक है नायलॉन, और नायलॉन का आविष्कार करते हैं अमेरिकी वैज्ञानिक वालेस कैरोथर्स, अमेरिकी वैज्ञानिक वालेस कैरोथर्स। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि कृत्रिम रूप से मनुष्य ने पहला रेशा बनाया, कौन सा, नायलॉन। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो रेशों से संबंधित ये प्रश्न आपको पूछा गया, कृत्रिम रूप से नायलॉन का आविष्कार किया था वालेस कैरोथर्स ने, और ये किसके बहुलक हैं, तो कार्बन के अणुओं के बहुलक माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर इतिहास के अंदर संस्कृति वाले टॉपिक से ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो राजस्थान से संबंधित नहीं है मतलब कौन सा मेला राजस्थान से संबंधित नहीं है, बेणेश्वर राजस्थान से संबंधित है। ये कहाँ पर लगता है, डूंगरपुर जिले के अंदर। पुष्कर राजस्थान से संबंधित है, कहाँ पर लगता है, तो ये अजमेर में लगता है। खेजड़ली मेला राजस्थान से संबंधित है, कहाँ लगता है, तो जोधपुर में लगता है, जिसको अपन वृक्ष मेला भी कहते हैं। लेकिन माघ मेला कहीं पे भी राजस्थान में नहीं लगता है। हालांकि माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला भरता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन सही करना होगा अपन को। कौन सा उत्तर यहाँ पर सही होगा, माघ पूर्णिमा या माघ मेला, या डी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है या राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न अपना रहेगा, ये राजस्थान भारत से लिया गया प्रश्न है कि भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई। प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई, तो प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत होती है 1853 में, ठीक है। और 1853 में मुंबई से थाने के मध्य लॉर्ड डलहौजी के काल में ये भारत की प्रथम यात्री रेल की शुरुआत है। तो आप ध्यान रख सकते हैं 1853 इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीसी कल्चर, कृषि से संबंधित ये प्रश्न लिया गया है। पीसी कल्चर क्या है, तो देखिएगा मछली पालन को अपन क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपी कल्चर कहते हैं। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है, पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, और यहाँ पूछा है पीसी कल्चर, तो अपन को उत्तर रखना है मछली पालन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न राजस्थान के खनिज से लिया गया प्रश्न है। अब देखिए इस तरीके का, राजस्थान के खनिज जामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध हैं। देखिए जामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर एक प्रसिद्ध खदान है, जहां पर देश का सबसे ज़्यादा रॉक फॉस्फेट उत्पादक खदान के रूप में पुरस्कृत खदान भी है, देश की सबसे बड़ी खदान के रूप में। तो यहाँ पर देखना कि जामर कोटड़ा खदान जो है वो रॉक फॉस्फेट खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, और यही रॉक फॉस्फेट खनिज
मिट्टी की अम्लीयता को दूर करता है। तो जानकारी रख सकते हैं, इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, देखिए मैंने कहा था कि साइंस के अंदर जो मानव रोग हैं वहाँ से निश्चित 1-2 प्रश्न आने हैं और इस पेपर में भी आपके 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अपन 2 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला यहाँ रोग से संबंधित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है। संक्रामक का मतलब ये है कि छुआछूत से फैले, वायरस से फैले, ठीक है ना। तो इस तरीके के रोग संक्रामक रोग होते हैं और यहाँ पर डिप्थीरिया रोग जो हैं वो कैसा है साथियों, संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, देखिए ये भी रोग से संबंधित ही है लेकिन उस रोगों के परीक्षण से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण HIV से संबंधित प्रत्यक्ष संबंधित हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से तो कोई भी परीक्षण अपन नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को जानने का प्रयास किया जाता है। तो विडाल जो टेस्ट हैं वो आपका यहाँ पर ये टेस्ट जो किया जाता है वो टाइफाइड के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। MP जो है वो मलेरिया के लिए किया जाने वाला टेस्ट है। ESR ये जो टेस्ट हैं वो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जानने का प्रयास किया जाने वाला टेस्ट है और एलिसा भी एड्स से संबंधित टेस्ट हैं। लेकिन प्रत्यक्ष का सवाल था इसलिए इस प्रश्न को आपकी पिछली भर्ती में 2017-18 वाली भर्ती में इसको डिलीट किया गया था, इसका बोनस मिला था। आगे बात करते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। देखिए अंतिम प्रश्न आपके सामने है, ये भी विज्ञान से संबंधित प्रश्न है और विज्ञान के अंदर पर्टिकुलरली टॉपिक डाल दिया गया है पल्स पोलियो कार्यक्रम या अभियान। तो देखिए भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो कब प्रारंभ किया गया साथियों, 1995 के अंदर, 1995 के अंदर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। हालांकि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया सहित सन 2014 में भारत को इस कलंक या इस पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस तरीके से ये जो पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों का पेपर था आपका, उसका विश्लेषण हमने किया है। आप उन भाषा प्रथम, भाषा सेकेंड, गणित और गणित और मनोविज्ञान का पर्टिकुलरली ध्यान रखेंगे ही, साथ में पर्यावरण को भी पढ़ने का दृष्टिकोण इस तरीके से रखिएगा। ज़रूर ये जो विश्लेषण है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा और इसी आशा और अपेक्षा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।